दोस्तों, आज मैं आपको गरीब के घर एसी कहानी सुना रही हूँ। डॉक्टर, देखो, ज़्यादा गर्मी के कारण इनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि बदलते हुए मौसम में इनका विशेष ध्यान रखना होगा। रामू कहता है, तो अब हम क्या करें डॉक्टर साहब? डॉक्टर कहते हैं, देखो, इनको इस गर्मी से बचाओ। अच्छा होगा यदि तुम कोई कूलर या एसी खरीद लो। बस इस गर्मी से इनका बचाव करो। देखो, इनको ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त होती है। ये कहकर डॉक्टर साहब तो वहाँ से चले गए। पर ये सुनकर रामू खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रामू बहुत ही गरीब था। वो दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामू की एक पत्नी और माँ थी। रामू की माँ को ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं होती थी। ज़्यादा गर्मी होने पर वो बीमार पड़ जाती थी। गर्मी से उसके पूरे बदन पर लाल लाल दाने और उसके हाथ पांव सूज जाते थे। इसी के चलते रामू अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले आया था। वैसे तो ये हर साल ही होता था, पर अब उनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ दिक्कतें भी बढ़ती जा रही थी। इसी कारण रामू रोने लगा था। उसे अपनी माँ का ये दुख देखा नहीं जा रहा था। तभी उसकी बीवी धनिया कहती है, अरे बस भी कीजिए, अब चुप हो जाइए, और कितना रोएंगे आप? रामू, अरे धनिया, रोऊं ना तो क्या ही करूं। अब मैं डॉक्टर को क्या बताऊं कि एसी तो बहुत दूर की बात है, मैं एक कूलर तक नहीं खरीद सकता। कूलर भी क्या, मैं एक पंखा तक भी नहीं खरीद सकता। धनिया, अरे इसमें आपकी क्या गलती है? माँ जी के इलाज के लिए जो कर्जा लिया था उसकी किश्तें भी तो दे रहे हो ना आप, तभी तो ये हालात है। नहीं तो एक पंखा खरीद ना लेते। रामू, हाँ, वो किश्तें देने के बाद सिर्फ 2 रोटी खाने लायक ही पैसा बचता है। और धनिया, देखो ना, इतना पैसा कर्जा लेने के बाद भी कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। माँ को तो देखो, इनकी हालत तो और बिगड़ती ही जा रही है। रामू अपने को बेहद लाचार और मजबूर है महसूस कर रहा था। तभी तो उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और धनिया भी ये सब देखकर बहुत परेशान और दुखी थी। रामू तो सुबह सुबह अपनी दिहाड़ी मजदूरी पे चला जाता था और धनिया सारा दिन अपनी सासू माँ को हाथ के पंखे से हवा करती रहती थी। इसलिए कहीं उन्हें ज़्यादा गर्मी से ना लगे और उस गर्मी से छुटकारा मिल सके और उनको पसीना भी ना आए। अपनी बहू का इतना प्यार देखकर उसकी साथ शर्वती की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने ज़रूर कुछ अच्छे काम किए होंगे जो मुझे धनिया जैसी बहू और रामू जैसा बेटा मिला। बहू, तुम दोनों मेरे वजह से कितने दुखी रहते हो ना। इससे अच्छा हो भगवान मुझे उठा ही ले। अरे भगवान उठा भी तो नहीं रहा मुझे जल्दी से। तभी धनिया कहती है, अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए। अगर आप ही नहीं रहोगी तो हमें कौन संभालेगा? शर्बती, अरे बहू, अब तो जाके थोड़ा तू भी आराम कर ले। सुबह से मुझे ही पंखा करे जा रही है। जा, थोड़ी देर लेट जा, थोड़ा आराम कर ले। धनिया, नहीं नहीं माँ जी, मैं कतई परेशान नहीं हो रही हूँ। अरे ऐसे बड़े लोगों की सेवा करने का पुण्य हर किसी को थोड़ा ही ना मिलता है। मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों इसे गंवाऊँ? शर्बती कहती है, हाँ मेरी प्यारी बहू, हे भगवान, सभी को ऐसी समझदार बहू देना। रामू और धनिया दोनों ही अपनी बहुत माँ की बहुत सेवा करते थे। उनकी सेवा में वो कोई कमी नहीं छोड़ते थे। अपनी सास को हवा करते करते धनिया सोच भी रही थी कि ऐसा क्या किया जाए जो एसी या कूलर आ जाए। फिर शाम को जब रामू घर आया तो धनिया ने कहा, अजी सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना था। रामू, हाँ हाँ कहो, क्या बात है? धनिया, देखिए, आपकी कमाई से तो हम एसी खरीद नहीं सकते। रामू, हाँ हाँ मुझे पता है। धनिया, तो मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना आने वाली सर्दियों में मैं भी कुछ काम कर लूँ। फिर आपके कमाए पैसों से घर का खर्च चल जाएगा और कर्जा उतर जाएगा, और मुझे जो पैसे मिलेंगे उसे हम जमा करते रहेंगे और उनको खर्च नहीं करेंगे, और फिर अगली गर्मी आने से पहले हम एसी ले लेंगे। रामू, हाँ हाँ, ये तो तुमने बहुत बढ़िया सोचा, पर तुम कर पाओगी? तुम माँ की भी देखभाल करती हो, घर के भी काम करती हो, ऐसे में बाहर जाकर तुम काम कर पाओगी? इतना सब कैसे कर पाओगी तुम? धनिया,
अरे अरे, आप उसकी फिक्र छोड़ दीजिए। अरे आप भी तो सारा दिन इतनी मेहनत करते हो, मैं भी मेहनत कर लूँगी। फिर गर्मियाँ चली गई। अब बरसात शुरू हो गई थी। अब रामू और धनिया को थोड़ी चैन की सांस आई। जैसे जैसे गर्मी कम होती गई, शरबती की तबीयत में सुधार होता गया। अब धनिया ने काम ढूंढना शुरू कर दिया। ऐसे ही काम ढूंढते ढूंढते एक दिन वो एक कोठी पर गई। दरवाज़ा खटखटाया। कोई है? कोई है क्या? तभी एक लड़का बाहर आया और बोला, हाँ जी बोलिए। धनिया, वो भैया मुझे काम की तलाश थी। वो लड़का कहता है, काम? कैसा काम? धनिया, काम कैसा भी हो मैं सब कर लूँगी। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, कोई भी काम हो मैं सब कर दूँगी। वो लड़का, ओह अच्छा, हाँ हाँ, मैं भी एक मेड ढूंढ ही रहा था। अच्छा ये बताइए, आपने पहले कहाँ काम किया है? धनिया, नहीं नहीं भैया, पहले तो मैंने कभी भी काम नहीं किया। अरे वो लड़का, अच्छा चलो कोई नहीं, आप अंदर आ जाओ। धनिया अंदर आई तो देखा वहाँ पर तो सामान से भरे बड़े बड़े गत्ते के डब्बे रखे थे और वो हॉल भी काफ़ी बड़ा था। धनिया पूछती है, भैया आप कहीं जा रहे हो क्या? वो लड़का, अरे नहीं नहीं, मैं जा नहीं रहा, मैं तो यहाँ परसों ही आया हूँ। बस मैं अपना सामान सेट ही कर रहा था। कुछ तो लगा दिया है और अभी कुछ रह गया है। धनिया, ओह अच्छा, पर आपके परिवार के और लोग तो नहीं दिखाई दे रहे? वो लड़का, नहीं नहीं दीदी, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ही आया हूँ। इस शहर में मेरी नौकरी लगी है, मेरा परिवार तो दिल्ली में रहता है। इस लड़के का नाम विवान था। विवान ने धनिया को दीदी कहा तो उसे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो जब विवान ने कहा कि वो अकेला रहता है तो वो थोड़ा हिचक सी गई थी। विवान ने धनिया को अपने घर पर काम पे लगा लिया। अब रोज़ सुबह सुबह ही धनिया विवान के घर पर काम करने आती। जब वो जाती तब तक विवान सोता ही रहता था। वो जाके उसे उठाती, उसके लिए चाय नाश्ता बनाती। फिर उसके बाद वो घर में झाड़ू पोछा, बर्तन मांजती और सारे घर की डस्टिंग क्लीनिंग करती। फिर वो अपने घर आ जाती। इसके लिए विवान धनिया को अच्छी तनख्वाह भी देता था। एक दिन विवान धनिया से कहता है, दीदी आप कल मत आना। धनिया चौंक कर, क्यों भैया, क्यों ना आऊँ कल, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? विवान, अरे नहीं नहीं, मैं बस इसलिए कह रहा था कि आपको भी तो हफ्ते में एक छुट्टी मिलनी चाहिए। कहीं आपकी सास नाराज ना हो जाए फिर आपसे। धनिया, नहीं नहीं भैया, मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, वो कभी मुझसे नाराज़ ही नहीं होती। चलो अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं कल छुट्टी कर लूँगी। रामू और धनिया अपनी माँ के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। उधर विवान धनिया को बड़ी बहन की तरह मानता था और धनिया भी उसे अपने छोटे भाई की तरह ही मानती थी। दोनों की खूब बनती थी। दोनों भाई बहन की तरह आपस में खूब बातें करते थे। एक दिन विवान कहता है, पूछता है, अरे दीदी आपने कभी बताया नहीं, आपके पति क्या काम करते हैं? धनिया, भैया वो मजदूरी करते हैं। विवान, ओह अच्छा, और आप ये सब काम कब से कर रही हो? धनिया, भैया सिर्फ आपके यहाँ ही मैंने ये काम किया है और कभी कहीं नहीं किया। पहले आप ही हो, इससे पहले मुझे इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तभी विवान पूछता है, तो अभी क्या मजबूरी हुई जो आपको बाहर आके घरों में काम करना पड़ रहा है? ये सुन के धनिया की आंखों से आंसू टपक पड़े और उसने सारी बात विवान को बताई। अपनी माँ के लिए उन दोनों का इतना प्यार और सम्मान देखकर विवान की आंखों से भी आंसू बह निकले। ऐसे ही कई महीने और निकल गए। अब तक धनिया और रामू ने अपनी माँ के लिए एसी लगवाने के लिए खूब पैसे इकट्ठे कर लिए थे। पर जो हम सोचते हैं वैसा थोड़ा ही ना होता है हमेशा। गर्मियाँ फिर से आने वाली थी। एक दिन शरबती को चक्कर आया और वो खड़े खड़े ही गिर गई। उसको दिल का दौरा पड़ा था। फिर दोनों तुरंत ही अपनी माँ को हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर उन्हें वो सारे पैसे देने पड़े जो उन्होंने एसी के लिए इकट्ठा किए थे। फिर घर आकर धनिया, अब तो ऐसा लगता है कि हम कभी एसी खरीद ही नहीं पाएंगे। रामू, अरे ऐसा मत कहो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत रखो, अभी हमारी परीक्षा की घड़ी चल रही है। धनिया, पर कब तक?
कब तक हिम्मत रखूं? भगवान आखिर कब तक हमारी परीक्षा लेंगे? 2 महीने बाद फिर से गर्मियाँ शुरू हो रही है। फिर से माँ जी को गर्मी में वही परेशानी शुरू हो जाएगी और मुझसे उनकी ये परेशानी देखी नहीं जाती। रामू खामोश ही रहा। फिर अगले दिन धनिया विवान के घर काम पे गई। उसने विवान को कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना काम करती रही। अब विवान समझ गया था कि धनिया को जरूर कोई ना कोई दिक्कत है। विवान ने फिर धनिया से पूछा। पहले तो धनिया ने कुछ नहीं बताया, पर विवान के बार बार पूछने पर धनिया ने उसे सारी बात बता दी। ये सब सुनकर विवान को बहुत बुरा लगा। फिर अगले दिन विवान कहता है, दीदी आपसे एक बात कहनी थी। धनिया, हाँ हाँ भैया बोलिए, क्या बात है? विवान, वो मेरा प्रमोशन हो गया है और मेरे कंपनी वाले मुझे सिंगापुर भेज रहे हैं, तो मुझे वहाँ जाना होगा। धनिया आंखों में आंसू भरे हुए वो कहती है, अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। विवान के प्रमोशन से धनिया बहुत खुश थी, पर विवान के चले जाने से उसकी नौकरी भी तो जा रही थी। ये सोचकर वो थोड़ी दुखी भी थी, परंतु उसने विवान से कुछ कहा भी नहीं। फिर 10 दिन बाद विवान, अच्छा दीदी अब मैं जा रहा हूँ, आप ये कुछ पैसे रख लो। धनिया, नहीं नहीं भैया, मेरी तनख्वाह तो आपने पहले ही दे दी थी, अब मैं ये पैसे नहीं रख सकती। विवान, हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था आप ये पैसे मुझसे लोगे ही नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना दीदी। ये कह के विवान टैक्सी में बैठकर वहाँ से चला गया और उदास चेहरे के साथ धनिया भी अपने घर आ गई। अब गर्मियाँ भी आ गई और उसकी सास की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी थी। फिर तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। धनिया ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक कोरियर वाला खड़ा था और उसके पास ही एक छोटा ट्रक खड़ा था, उसमें कुछ बड़ा सा डब्बा था। कोरियर वाला कहता है, आपका कोरियर आया है। धनिया, हाँ जी कहिए। कोरियर वाला, वो मैडम आपका कोरियर आया है और इसके साथ एक चिट्ठी भी आई है। धनिया, अरे नहीं नहीं भैया, शायद आप गलत एड्रेस पे आ गए हो, ये हमारा हो ही नहीं सकता। हमने जब कुछ मंगाया ही नहीं तो हमारे आएगा क्या? आप यहाँ से चले जाइए, ये हमारा ही नहीं है, और कोई हमें भेजेगा भी क्या? कोरियर वाला, नहीं नहीं मैडम, ये आप ही का है, देखिए ना आपके घर का पता है, ये देखिए। वो आदमी सही कह रहा था, उस पर उनके घर का ही पता लिखा था। उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उसने उस डिब्बों को खोला तो वो आश्चर्यचकित रह गई। उसके अंदर तो एक नया एसी था जिसे विवान ने उनके यहाँ भेजा था। और उस चिट्ठी को पढ़ के तो धनिया की आंखों से लगातार आंसू की जड़ी बह निकली। धनिया ने मन ही मन अपने मुंह बोले भाई विवान को बहुत बहुत दुआएं दी। अब उसने घर में एसी लगवा लिया और इस बार उसकी सास की तबीयत बिल्कुल ठीक रही। जब जब वो एसी चलाते तब तब वो विवान को मन ही मन में खूब दुआएं देते थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।